आज के सत्र की अध्यक्षता आयुष्मती नंदाताई नारेकर, राष्ट्रीय संयोजका, बहुजन मूल निवासी महिला संघ, नई दिल्ली। मैम से अनुरोध है कि आप डायस पर आएं और इस विषय पर आप अपना अध्यक्षीय प्रबोधन करें। सभी साथियों को जय मूल निवासी। आज मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं जो बात रखना चाह रही हूँ उस बात को सुनने के लिए हमारे सामने बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। साथियों, बामसेफ के इतिहास में पहली बार ये होता है, ये होने जा रहा है कि बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरे जैसी एक सामान्य महिला कार्यकर्ता बात रख रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो बात सुन रहे हैं। मुझे पता है इस संगठन में बात करने के लिए मैं ही बहुत होशियार हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे से भी बहुत सीनियर महिलाएं सामने बैठी है और वो मुझे सुन रही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। साथियों, जब भी हम बामसेफ में संगठन में दादी जी को देखते हैं, बामसेफ के फाउंडर मेंबर माननीय दीना भाना जी, उनकी वो जीवन संगिनी है और दादी हमें बार बार बताती रहती है कि जब संगठन में कुछ चढ़ाव उतराव हुए थे तब दादी की क्या भूमिका थी। जब भी दादी बात करती थी तो वो हमारे लिए प्रेरणा थी। आज इस मंच पर दादी बैठी है, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। साथियों, प्रबोधन सत्र में अभी जो प्रबोधन सत्र चल रहा है ये तीसरा प्रबोधन सत्र है और इस सत्र का जो विषय है वो विषय कुछ ही इस तरह से है, बिल्किस बानो के 11 संस्कारी ब्राह्मण बलात्कारियों को रिहा करना, बलात्कारी राम रहीम को पैरोल देना, यह ब्राह्मणों एवं सवर्णों की समस्त महिलाओं के प्रति घृणा का प्रतीक है। साथियों, जब बाबा राम रहीम की बात आती है तो बाबा के दो प्रकार मुझे पता थे। एक प्रकार है चमत्कारी बाबा और दूसरा जो प्रकार है वो है बलात्कारी बाबा। लेकिन फिर भी मैं इस मंच से तीसरे बाबा की भी घोषणा करने जा रही हूँ। वो तीसरा बाबा है पत्नी प्यारी बाबा। साथियों, पिछले 10 सालों का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अगर देखा जाए तो भारत में महिलाओं पर जो दिन ब दिन बलात्कार होने जा रहे हैं उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वो आंकड़े जो है वो आंकड़े कुछ इस तरह से है। 2012 का आंकड़ा है 24,923 महिलाओं पर बलात्कार हुआ था। 2013 का आंकड़ा है 33,707 महिलाओं पर बलात्कार हुआ था। 2014 का आंकड़ा है 36,735 महिलाओं पर बलात्कार हुआ था। 2015 का आंकड़ा है 34,651 महिलाओं पर बलात्कार हुआ था। 16 का आंकड़ा है 38,947 महिलाओं पर बलात्कार हुआ था और 2017 का आंकड़ा है 32,559 महिलाओं पर बलात्कार हुआ है। ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा कम नहीं होता है। यह कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन महिलाओं पर बलात्कार नहीं होता है। 1,27,868 ऐसे केसेस हैं जो न्याय की प्रतीक्षा में है, जिन महिलाओं को न्याय नहीं मिला है। वो आंकड़ा कितना है? 1,27,868 इतना आंकड़ा है। जो महिलाएं धैर्य समेट नहीं पाती, जो महिलाएं धीरज नहीं रख पाती, अगर वो कोर्ट में जाएगी, अगर कोर्ट में जाकर अगर फैसला उसके विरोध में गया तो शायद समाज उस पर ही उंगली उठाएगा।
और इसलिए वो महिलाएं न्याय की प्रतीक्षा में बैठी है। उनके पास अपनी केस लड़ने के लिए भी पैसा नहीं है। साथियों, 2016 में 2017 में जो बलात्कार हुए हैं और वो बलात्कारों की संख्या जो है, वो संख्या अगर हम देखी जाए तो वो संख्या है 32,559। और 2017 की बात है कि जो बाबा है, बलात्कारी बाबा राम रहीम, उसको दोषी करार दिया गया था। बाबा, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो गूगल पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप गूगल पर टाइप कर दो और लिखो बलात्कारी बाबा, तो बलात्कारी बाबा के जो नाम सामने आते हैं, ये एक लिस्ट सामने आती है। वो लिस्ट है गुरमीत राम रहीम, फिर आता है बाबा रामपाल, फिर राधे माँ, फिर आसाराम, और फिर नारायण सावी जो आसाराम का बेटा है। फिर उसके बाद में सच्चिदानंद गिरी, फिर उसके बाद में ओम बाबा, निर्मल बाबा, इच्छाधारी भीमानंद, स्वामी असीमानंद, ओम नमः शिवाय बाबा, खुशी मुन्नी बाबा, बृहस्पति गिरी बाबा, मलकान गिरी बाबा। ये आंकड़े कुछ मैंने अपने मन से तैयार नहीं किए हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये गूगल पे सर्च करो तो आपको अपने आप मिल जाते हैं। ये जो फर्जी बाबा है, ये जो फर्जी बाबा है, ये क्या करते हैं? ये अपने आश्रम में महिलाओं पर बलात्कार करते हैं। अपने आश्रम में महिलाओं पर बलात्कार करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, ये धर्म की व्यवस्था महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करने के लिए बाबाओं को परमिशन देती है। जो संविधान है वो महिलाओं के मान सम्मान के प्रति है। महिलाओं को न्याय, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता पर आधारित समाज रचना में महिलाओं को आत्मसम्मान देने का वादा करती है। संविधान में वैसी व्यवस्था की गई है, लेकिन धर्म की जो व्यवस्था है, वो धर्म की व्यवस्था में महिलाओं पर अन्याय अत्याचार करने का सर्टिफिकेट बाबा लोगों को बांटा गया है। और ये जो सर्टिफिकेट बाबा लोगों को बांटा गया है, उनमें से एक बाबा है बाबा राम रहीम। अगर बाबा राम रहीम आप गूगल पे सर्च करोगे तो राम रहीम के नाम पे आपको बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगी। ये राम रहीम 1990 में जो सामाजिक गुट है, सामाजिक गुट सच्चा सौदा का मुखिया है। सच्चा सौदा डेरा का वो मुखिया है और वो बलात्कार के शिक्षा में जेल में है। वो एक धार्मिक नेता है, अभिनेता है, गायक है, लेखक है, गीतकार है, दिग्दर्शक है, संगीतकार भी है। और ये जो बलात्कारी बाबा है, वो एक पत्रकार के मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है। मतलब उसने एक पत्रकार का, इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार का उसने खून भी किया है। और जो भारत की लिस्ट में टॉप 100 लोग हैं, भारत के लिस्ट में जो टॉप 100 लोग हैं, उसमें 96 नंबर पर उसका नाम आता है, बलात्कारी राम रहीम का नाम आता है। और 25 अगस्त 2017 को राम रहीम को सीबीआई द्वारा बलात्कार का दोषी करार दिया गया था। अपने ही आश्रम में 2 महिलाओं पर उसने बलात्कार किया। पता नहीं उसको तो धर्म ने सर्टिफाई किया है, पता नहीं उसने कितने महिलाओं पर बलात्कार किया है। आज की बात देखी जाए तो ये बात कुछ इस तरह से है कि अगर महिलाओं पर बलात्कार होता है, महिलाओं पर अन्याय होता है, महिलाओं का चारित्र्य हनन भी होता है, तो महिलाओं को कहा जाता है आप चुप बैठ जाओ। बलात्कारी को नाम उजागर भी नहीं होने देते और बलात्कारी पर केस दर्ज करो, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं, ऐसा भी नहीं कहा जाता। उल्टा उस महिला का मनोबल गिराया जाता है। और मनोबल कुछ इस तरह से गिराया जाता है, पहले उसके साथ
समाज का मनोबल गिराया जाता है, बिरादरी में नाक कट जाएगी। फिर बाद में उसके परिवार का मनोबल गिरा दिया जाता है, बिरादरी में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद में उस महिला का मनोबल गिरा दिया जाता है, तेरी भी तो कुछ ना कुछ गलती होगी। मतलब एक तरफ से मनोबल नहीं गिराया जाता, फिर बाद में उस महिला को कहा जाता है अगर केस में बलात्कार साबित न हुआ तो तेरे पर भी दोष आएगा, तुम्हारे ऊपर भी दोष आएगा। उससे अच्छी बात है चुप बैठ जाना चाहिए। परिवार वाले लोग भी उसे कोसते रहते हैं, क्या जरूरत थी, हुआ था तो कोई बात नहीं, उजागर करने की कोई जरूरत नहीं थी। और इसकी वजह से भारत की जो महिलाएं हैं, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं उस पर अगर अन्याय अत्याचार भी हो, बलात्कार भी हो तो चुप बैठ जाती है। फिर भी बाबा राम रहीम के खिलाफ 2 महिलाओं ने केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद में 2017 में उसको दोषी करार पाया गया। 25 अगस्त 2017 को वो दोषी पाया गया। और बाबा के जो भक्त थे, बाबा के भक्त बहुत बावले होते हैं, वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा के भक्तों ने गुंडागर्दी करना शुरू कर दी। बाबा के भक्तों ने हिंसात्मक रूप लिया और हिंसात्मक रूप लेने के बाद में बाबा ने जो गुंडागर्दी की, उस गुंडागर्दी में कुछ लोग भी मारे गए। राम रहीम को 20 साल की सजा हुई और 20 साल की सजा होने के बावजूद भी अभी जून में राम रहीम को 40 दिनों के पैरोल पर छोड़ा गया। अब देखिए, उसको कोर्ट ने दोषी करार कर दिया तो राम रहीम के भक्तों ने ऐसा बवाल मचा दिया कि लोग मारे गए। अगर वही राम रहीम जेल के बाहर आता है और जेल के बाहर आने के बाद में अगर वो फिर से जिन महिलाओं ने उस पर केस दर्ज किया है, उन महिलाओं को कुछ कर सकता है, उनके जान को धोखा हो सकता है, फिर भी उसको पैरोल पर छोड़ा गया। और पैरोल पर छोड़ने का पूर्व शर्त क्या होती है कि उसका जेल में बर्ताव अच्छा होना चाहिए। अब जेल में अगर उसका बर्ताव अच्छा होगा तो जेल के बाहर उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो क्या उसका जेल में बर्ताव अच्छा होगा? सोचने की बात यह है कि जिन लोगों की सिस्टम होती है, जो लोग अपने फायदे के लिए सिस्टम बना देते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो बलात्कारी भी है तो वो संस्कारी है। क्या? अगर वो बलात्कारी भी है तो वो संस्कारी है, और संस्कारी है इसलिए उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है। और रिहा कब कर दिया जाता है? 15 अगस्त को, जब आजादी का स्वर्ण अमृत महोत्सव लोग मनाने जा रहे हैं। अब 15 अगस्त आजादी का अमृत महोत्सव है। सोचने की बात है, ये जो भारत देश है, भारत देश की आबादी 50% महिलाएं हैं। 50% किस तरह से? अगर हमारे घर में दादा है तो दादी भी है, अगर हमारे घर में चाचा है तो चाची भी है, हमारे घर में पिताजी है तो माँ भी है, भैया है तो भाभी भी है, मतलब हमारे घर में दीदी है तो जीजा है। तो इसका मतलब अगर एक पुरुष है तो एक महिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में, हमारे देश में 85% महिलाओं की आबादी है। लेकिन ये महिलाओं की आबादी को ध्यान में रखा नहीं गया, तो ध्यान में किसे रखा जाता है? जिनकी सिस्टम होती है उनको ध्यान में रखा जाता है। और सिस्टम किनकी होती है? मुट्ठी भर ब्राह्मणों की सिस्टम हमारे देश में चल रही है। मुट्ठी भर ब्राह्मणों की जो सिस्टम है, वो सिस्टम उनके फायदे के लिए कुछ कानून बना लेते हैं, उनके फायदे के लिए कुछ रूल्स बना लेते हैं और महिलाओं को संगठित होने नहीं देते। किस तरह से महिलाओं को संगठित नहीं होने देते? ये जो बिल्किस बानो है, बिल्किस बानो जब गोंधरा का कांड हुआ था 2002 में, तो वो छुपकर अपने मायके चली गई थी। अब जब वो मायके चली गई तो मायके जाने के बाद में ऐसा हुआ
कि वो लोगों को मालूम पड़ा कि मुसलमान लोगों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, मुसलमान लोगों के महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए वो छुप कर अपना घर छोड़कर अपने मायके में गई। अपने मायके में जाने के बाद में वो लोग सुरक्षित जगह जाने को सोच रहे थे। तो उसके साथ में उसके कुछ रिश्तेदार भी थे, उसके भाई थे, एक बहन थी छोटी, और उसकी गोद में अपनी बच्ची थी जो 3 साल की बच्ची थी। वो लोग छुपके से जा रहे थे। जाते जाते उन लोगों को वो जो संस्कारी लोग हैं वो संस्कारी लोग दिखाई दिए, और उन संस्कारी लोगों ने, उन 11 लोगों ने उसको देखा, और देखने के बाद में हुआ ऐसा कि वो लोग उन पर टूट पड़े, और टूट पड़ने के बाद में उसने बिल्किस बानो की बच्ची को पकड़ा, उसकी गोद में से, संस्कारी की बात बता रही हूँ, जिनको संस्कारी करार दिया गया उसमें से एक संस्कारी ने उसकी 3 साल की बेटी को उसकी गोद से छीना, और छीनने के बाद में जमीन पर पटक दिया, पत्थर पर उसका सिर पटक गया, और सिर पटकने के बाद में उस बच्ची की अपनी माँ की आंखों के सामने मौत हो गई। हम जब देखते हैं हमारा छोटा बच्चा होता है, अगर कभी चींटी भी हमारे बच्चे को काट लेना तो माँ के दिल को कितना दर्द होता है। ये जो सामने बैठी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को ये बात समझ में आएगी कि उसके सामने उसकी बच्ची को पटक दिया, बच्ची तुरंत मर गई। मरने के बाद में सिर्फ यहाँ पर ये लोग रुके नहीं, तो उन लोगों ने एक एक करके बिल्किस बानो पर अन्याय अत्याचार करना शुरू कर दिए, उस पर बलात्कार किए। अब बात ऐसी है कि हमारे गांव देहात में एक संस्कार होता है। संस्कार किस तरह से है? हम लोग जब अपने मायके चले जाते हैं तो हमारे मायके में कोई भी बहुजन समाज का लड़का है, कोई भी बहुजन समाज के लोग हैं, वो लोग बोलते हैं अपनी बहन आ गई। महाराष्ट्र में बोलते हैं बाई आली, बाई आली म्हणजे आपली ताई आली, ताई बोले तो हमारी बहन आ गई। तो होता ऐसा है कि गांव के नातों से, गांव के रिश्ते से, गांव की ब्याही बेटी सबकी बहन होती है। उस गांव की ब्याही बेटी बिल्किस बानो थी, और बिल्किस बानो पर अन्याय अत्याचार अगर किसने किया तो उन संस्कारी भाइयों ने किया जो उसके गांव के थे, और वो उन सभी संस्कारी भाइयों को पहचानती थी। उन सभी संस्कारी भाइयों को वो पहचानती थी, और वो पहचानने के बावजूद भी जब उस पर अन्याय हुआ, उन्होंने इसलिए उसको छोड़ दिया कि वो बेहोश हो गई थी। उन लोगों ने सोचा मार मार के बेहोश हो गई है तो मर गई होगी। संस्कारी लोगों ने क्या सोचा, वो मर गई है, अब मर गई है इसलिए छोड़ दी। अगर जिंदा होती, उनके समझ में आता ये जिंदा है, तो तभी उसको मार दिया जाता था। अगर मार दिया जाता तो बिल्किस बानो हमारे सामने चर्चा के लिए कभी भी नहीं आती थी। बिल्किस बानो चर्चा के लिए हमारे सामने कभी नहीं आती थी। बिल्किस बानो जिंदा बची, और जिंदा होने के बाद में बिल्किस बानो उस टेंट में चली गई जो निर्वासित लोगों के लिए टेंट बना था। दंगा था हिंदू मुसलमानों का, और उस दंगे की शिकार हुई बिल्किस बानो एक महिला। उसकी गलती ये थी कि जो 11 संस्कारी ब्राह्मण है, उन 11 संस्कारी ब्राह्मणों को बिल्किस बानो में अपनी बहन नजर नहीं आई, बिल्किस बानो में अपनी बेटी नजर नहीं आई, तो उनको कम नजर आया कि ये मुसलमान की बेटी है। और इन ब्राह्मणों की सबसे गंदे अगर संस्कार कौन से होते हैं तो वो ये होते हैं कि अगर किसी का बदला लेना है तो उसकी माँ, बहन, बेटी को अपमानित करो, और अगर अपमानित करना है तो उसका चरित्र हनन किया जाए, उसका शील भ्रष्ट किया जाए। और इसलिए इन लोगों ने बिल्किस बानो पर अन्याय किया, अत्याचार किया, बलात्कार किया, और उसको मरी है इसलिए छोड़ दिया। वो मर गई इसलिए छोड़ दिया। बिल्किस बानो जब पुलिस थाने में पहुंच गई, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में वो जो पुलिस लोग हैं, वो पुलिस लोग भी बिल्किस बानो की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्किस बानो ने आरोपियों का नाम भी बता दिया।
किसने किसने उसके साथ में बलात्कार किया है, बिल्किस बानो ने गुनाहगारों का नाम बता दिया, लेकिन पुलिस वालों ने वो रिकॉर्ड में लाया नहीं, क्योंकि पुलिस भी उनको छोड़ना चाहती थी। फिर उसके बाद में बिल्किस बानो का मेडिकल जांच जिस डॉक्टर ने की, वो डॉक्टर भी ये रिपोर्ट छुपाना चाहता था कि बिल्किस बानो के साथ में बलात्कार हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ब्राह्मणों की है, और ब्राह्मण लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर भी तैयार था, पुलिस भी तैयार थी, और सभी लोग उनको बचाने के काम में लग गए थे। फिर भी जो प्रेशर बढ़ा, जो सामने जो सबूत आए, वो सबूत के तौर पर, सबूत को आधार मानते हुए, वो जो 11 बलात्कारी लोग थे, उन लोगों को सजा हो गई। अगर बिल्किस बानो के साथ में जो लोग मर चुके थे, उन लोगों को देखा जाए तो उन लोगों का जो उद्देश्य था, वो बिल्किस बानो को जिंदा बचने देना नहीं था। वो तो बच गई थी, उसका उस दिन वो हादसे में बच गई थी। लेकिन बात ऐसी थी, अगर बिल्किस बानो मर जाती तो 11 लोग सामने नहीं आते, 11 लोग सामने भी आते थे तो शायद वो छूट जाते थे। फिर भी अगर वो उनको दोषी करार दिया जाता था तो उनको फांसी की सजा होना तय था। वो बच गई, इसलिए उन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई। उनको उम्र कैद की जब सजा दी गई तो वो लोग जेल में चले गए। लोगों ने सोचा बिल्किस बानो को न्याय मिला है, लेकिन बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला। अभी 15 अगस्त 2022 को उन लोगों को छोड़ दिया गया, और छोड़ दिया इसलिए उनको छोड़ दिया गया कि वो संस्कारी थे। जेल में उन्होंने अपने संस्कार दिखाए थे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता उन लोगों के क्या संस्कार थे। 3 साल की बच्ची को पटक देना, उसको मार देना, ये क्या उनके संस्कार थे? क्या उन लोगों के संस्कार ये थे कि उन्होंने अपनी गांव नाते से जो अपनी बहन लगती थी, उस बहन पर अन्याय अत्याचार किया? क्या वो लोग संस्कारी थे? उन लोगों को संस्कारी इसलिए कहा गया कि आरएसएस ने बिल्किस बानो पर जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया था, उन लोगों के इस हरकत का स्वागत किया था। उन्होंने सोचा था हमने बदला ले लिया है। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने क्या जाहिर कर दिया कि हमने बदला ले लिया है। बदला किससे लिया? मुसलमानों से बदला लिया। और मुसलमानों से बदला लेने के लिए उन्होंने किसको चुना? तो एक बहन को चुना, एक महिला को चुना। साथियों, ये सब बात बताने का मकसद बस यही है कि हमारे भारत देश में हम लोग जब SC ST OBC की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो उसमें जो महिलाएं होती है, वो महिलाओं की बात की जाए तो SC की महिला, ST की महिला, OBC की महिला, माइनॉरिटी की महिला, इस तरह से अलग अलग धर्म की महिलाओं को अपने अपने समाज में बांटा जाता है, अपने अपने धर्म में बांटा जाता है। और इस तरह से जो बांटी हुई महिलाएं हैं, उन महिलाओं पर जब अन्याय अत्याचार होता है तो महिलाओं का कोई भी संगठन सामने नहीं आता है, ना ही कोई महिलाओं का संगठन विरोध करता है। 50% आबादी इस देश में है। अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो किसी समाज समूह को सामने रखकर लिया जाता है, लेकिन महिलाओं की 50% आबादी है। उन 50% आबादी को कभी भी सामने रखकर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा गया, महिलाओं के कोई भी संगठन ने इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहिए। महिलाओं ने, किसी भी संगठन ने इस विषय पर विरोध नहीं दर्शाया। महिला राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति महिलाओं को भी इस विषय पर अपना जो मत था वो रखने के लिए भी कोई भी परमिशन नहीं था, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ब्राह्मणों का सिस्टम है।
और जब तक ब्राह्मणों का सिस्टम है, हम लोग कितना भी उनका विरोध करेंगे, वो अपने अपने सिस्टम का फायदा उठाकर वो लोग अपने अपने लोगों को छोड़ते जाएंगे। किस तरह से छोड़ते जाएंगे? जो निर्भया पर बलात्कार हुआ था, सारा समाज इकट्ठा हो गया, मोमबत्ती लेकर आधी रात को रोड पर आया और उन्होंने विरोध दर्शाया उन बलात्कारी लोगों का। उन लोगों ने बलात्कारी लोगों का विरोध किया, निषेध किया। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया, कोई भी समाज के कोई भी गुट आगे नहीं आया और उन लोगों ने निषेध व्यक्त नहीं किया। निर्भया केस को देखा जाए, निर्भया पर जिन लोगों ने अन्याय अत्याचार किया, मैं बलात्कारी लोगों को बलात्कारी ही कहूंगी, मैं उनका कभी भी समर्थन नहीं करूंगी। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमारे बहुजन समाज का चरित्र कुछ इस तरह से है कि हमारा अगर बेटा भी कभी दोषी करार दिया जाता है तो उसकी किसी बहुजन समाज के बेटे की माँ ने नहीं कहा कि मेरे बेटे को छोड़ दो। वो माँ क्या कहती है? मेरे बेटे को मेरे सामने फांसी दे दो। मेरे संस्कार ऐसे नहीं थे, ये पता नहीं ऐसा क्यों निकला। हमारे बहुजन समाज का ये चरित्र है। और बहुजन समाज की जो महिला है, वो महिलाओं में न्याय का चरित्र होता है। इसलिए हम अगर देखते हैं तो हमारे घर में अगर हमारे 4 बच्चे होते हैं और 5वां अगर पड़ोसी का बच्चा आता है तो हम लोग क्या करते हैं? अगर एक रोटी होती है, वो रोटी के 4 टुकड़े देकर अगर हमारे बहुजन समाज की महिला अपने 4 बच्चों को देती है तो वो अपने बच्चों को बोलती है मिल बांट कर खाना चाहिए। वो 5वां टुकड़ा अगर पड़ोस का बच्चा आता है तो वो एक रोटी के 5 टुकड़े करती है और वो पड़ोस के 5वें बच्चे को भी देती है। लेकिन ब्राह्मणों का चरित्र ऐसा नहीं है। हमारे महाराष्ट्र के लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है, अगर ब्राह्मण के घर पे जाओ तो दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी होती है। हाँ काय रे, तुमचं चिन्मय घरात आहे का? तो जेवते, तू पण जान जेवून ये। वो खाना खा रहा है, आप भी जाओ और खाना खाकर आओ। वो नहीं बोलती घर में आओ, वो खाना खा रहा है तो उसके साथ में बैठकर आप खाना खाओ। ये बहुजन समाज के लोगों का चरित्र है। लेकिन इस चरित्र को महिलाओं के खिलाफ ब्राह्मणों ने बना दिया है। बहुजन समाज न्याय की चरित्र तो रखता है, लेकिन महिलाओं के साथ में अगर अन्याय होता है तो बहुजन समाज हिम्मत नहीं जुटा पाता इस अन्याय का विरोध करने के लिए, या उस पीड़िता का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुजन समाज हिम्मत नहीं रखता। तो साथियों, ये जो बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़े गए और निर्भया पांडे के बलात्कारी को फांसी दी गई, तो ब्राह्मणों ने जब अपनी बेटी पर बलात्कार हुआ तो उन्होंने न्याय ले लिया, उसको न्याय दिला दिया। जब बिल्किस बानो पर बलात्कार हुआ तो उन्होंने बलात्कारी को छोड़ दिया। वो इसलिए कि जिस पर बलात्कार हुआ वो अपनी जाति की नहीं थी, जिन्होंने बलात्कार किया वो लोग उनके जाति के थे। निर्भया के बलात्कारी को फांसी इसलिए हुई कि वो उनके जाति की थी और अपने जाति की महिला को उन लोगों ने न्याय दिला दिया। बहुजन समाज में अगर बहुजन समाज की व्यवस्था निर्माण होती है और हम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा आकर हम अगर एक समाज करते हैं, एक समाज तैयार होता है, मुस्लिमों के लोग इकट्ठा आते हैं और हमारा ये जो 85% समाज निर्माण होता है, तो हम लोग अपनी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं। और ये जो हमारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था को तैयार करने में महिलाओं का बहुत बड़ा साथ सहयोग होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर किसी समाज की प्रगति को अगर नापा जाए तो वो नापने का तरीका है उस समाज की शिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है। लेकिन बात ऐसी है, हमारे समाज में शिक्षित महिलाएं तो है, लेकिन उन महिलाओं का मनोबल निषेध करने लायक नहीं है। उन महिलाओं का मनोबल इकट्ठा आने के लायक नहीं है, संगठन तैयार करने के लायक नहीं है। ये अगर हमारे समाज की महिलाएं, शिक्षित महिलाएं इकट्ठा होगी
और अन्याय का विरोध करना सीख जाएंगी तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संगठन महिलाओं का तैयार हो सकता है। महिलाओं का अगर संगठन तैयार करना है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को कहते हैं कि आप लोगों को हीन दर्जा दिया गया है, ब्राह्मणों ने आप लोगों को हीन कहा है, आपको अस्पर्श कहा है, आपकी कोख को अस्पर्श कहा गया है, इसलिए आपकी पेट में मैं जन्मा हूं तो मैं भी अस्पर्श हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुलाम माँ होती है तो गुलाम माँ का बच्चा भी गुलाम ही पैदा होता है। अगर अपने बच्चों की आज़ादी हम लोग चाहते हैं, अपने बच्चों की आज़ादी चाहिए, तो हम महिलाओं ने शिक्षित होना, संगठित होना ज़रूरी है। लेकिन बात ऐसी है, हम अगर अधिवेशन में भी आते हैं, हम अगर महिलाओं का सत्र सुनने भी आते हैं, तो हम प्रायोरिटी किस बात को देते हैं, हम किस बात को प्राथमिकता देते हैं? वो प्राथमिकता होती है कपड़ा धोने को। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले कपड़ा धो लेंगे और कपड़ा धोने के बाद में सुनने को जाएंगे। कपड़ा धोना, कपड़ा सुखाना, ये हमारे लिए प्राथमिक बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि हमारी महिलाएं ये सोचती है कि जो अधिवेशन चल रहा है उस अधिवेशन में जाना हमारा जरूरी नहीं है। वो किस लिए कि अगर वो अधिवेशन में जो विषय है वो विषय हमसे संबंधित नहीं है। ये जो चरित्र है महिलाओं का, ये ब्राह्मणों ने अपने सिस्टम के समर्थन में तैयार किया है और ये अपने सिस्टम के समर्थन में ये चरित्र तैयार होता है तो अपने आप महिला विरोध करने लायक नहीं होती। संसद में जो महिलाएं बैठी है वो महिला भी किसी महिला पर अन्याय अत्याचार होता है तो वो विरोध नहीं करती है और ना अपनी जुबान पर उस बात का जिक्र करती है जहां पर महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुआ है। साथियों, बिल्किस बानो के केस में जो जज है, त्रिवेदी नाम की जज है, वो जज ने भी जब बिल्किस बानो ने कोर्ट में अपील किया कि उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्किस बानो का पति कहता है अगर उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो हमारी जान को खतरा है। उनको रिहा कर दिया गया और हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्किस बानो के परिवार वाले भी डरे हुए हैं कि उन लोगों को छोड़ दिया तो पक्का हमारे साथ कुछ घात-पात हो सकता है। उसके साथ ही बिल्किस बानो के केस में जो महिला जज सुनवाई कर रही है, उन महिला जज ने भी इस केस में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। क्यों? तो वो महिला जज जो है वो महिला जज ब्राह्मण है और वो अपने सिस्टम के खिलाफ सुनवाई नहीं करना चाहती, वो अपने सिस्टम के खिलाफ निर्णय नहीं देना चाहती। इसका मतलब ये है कि महिला है, जज है, न्याय दिलाना उसके हाथ में है, उसके काबू में है, फिर भी वो अपने सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके दिमाग में भी बिल्किस बानो जिस कौम की है वो कम है। इस तरह से अगर देश भर में महिलाओं के बारे में यही बात सोची जाए कि जिस कौम की महिला है वो कौम देखी जाएगी, तो ये बात बहुत गलत है। इसलिए हम लोगों को 85% मूल निवासी भाइयों को मेरा अपील है कि आप जब भी संगठन की बात करोगे, आप जब भी मूल निवासियों की आज़ादी की बात करोगे, तो आप लोगों को अपनी महिलाओं, घर की महिलाओं के आज़ादी की बात भी रखनी होगी। उन महिलाओं को भी ये एहसास दिलाना होगा कि हम लोगों को संगठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे आने वाली जो नस्ल है, उस नस्ल को अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो हम लोगों को, हमारी घर की महिलाओं को भी संगठित करना बहुत जरूरी है। साथियों, भारत के बाहर कोई भी देश में महिलाओं की संगठित शक्ति निर्माण हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर नहीं होती। क्यों?
तो भारत में जो जाति आधारित सिस्टम है, जो ब्राह्मणों का सिस्टम है, वो ब्राह्मणों का सिस्टम महिला और फिर उसके बाद में उसकी जाति देखता है। और इसकी वजह से ये लोग महिलाओं को संगठित नहीं होने देते। और इसका फायदा ये होता है कि ये ब्राह्मण लोग जो है ये अपनी समाज की महिला, अपने समाज की भलाई के लिए मूल निवासी बहुजन समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैं इस मंच से सभी लोगों को, मूल निवासी भाइयों को अपील करती हूँ कि बहुजन मूल निवासी महिला संघ के इस अधिवेशन में आज से बहुजन मूल निवासी महिला संघ के महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी जाए, संख्या दुगनी की जाए। और हर साथी की, हर पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बहू को इस आंदोलन से जोड़ सके। और इस आंदोलन से जोड़ने के बाद में हमारा आंदोलन आगे जाएगा, क्योंकि महिलाओं के सिवा कोई भी आंदोलन आगे नहीं जा सकता। ये सिस्टम अगर चेंज करने की बात है, व्यवस्था परिवर्तन करनी है, तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए महिलाओं को आगे करना होगा। क्योंकि हमारे देश में जो महिलाओं पर अन्याय अत्याचार होता है, अगर कोई महिला लीडरशिप करना चाहती है, उसकी लीडरशिप खत्म करने के लिए उसके ही समाज के लोगों को उसके खिलाफ भड़काया जाता है। महिला की लीडरशिप खत्म करने के लिए उसके ही परिवार के लोगों को उसके खिलाफ भड़काया जाता है। इस देश में बहुत से ऐसे मामले हैं कि महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हुआ और अपने ही परिवार वालों ने उसकी आवाज़ दबाने का काम किया है, अपने ही समाज ने उसकी आवाज़ दबाने का काम किया है। बहुजन मूल निवासी महिला संघ महिलाओं को प्रेरणा देता है, महिलाओं को आवाज़ देता है कि आप लोग हमें साथ सहयोग दो। निश्चित तौर पर एक महिलाओं का विशाल संगठन तैयार करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का संगठन तैयार करेंगे और इस राष्ट्रीय मंच से हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की महिलाओं को आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। यही बात मैं यहाँ पर रखती हूँ। बस यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। इस मंच से मुझे अध्यक्षता करने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी लोगों ने मेरी ये बात सुनी, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।